Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the P block elements of group 16. तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रुप 16 ऑफ क्लास +2 और वैसे भी अगर किसी को ग्रुप 16 के बारे में जानना है तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए स्लाइड बना के लेके आई हूँ। इस स्लाइड में मतलब आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतनी अच्छे से मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूँगी और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिसको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है। सो नाउ कम्स अप, पहला चीज़ जो आप सबको पता होनी चाहिए वो होती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप सबको पता है क्या होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की गई है। इस सारे के सारे टेबल को क्या बोलते हैं हम? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये किसने दिया था? ये मेंडलीव ने दिया था, राइट। मेंडलीव ने, लेवोइजियर ने भी इस पर काम किया था, बट एक्चुअल में मेंडलीव ने दिया था ये। तो क्या था इसमें? तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसमें 3-4 ब्लॉक्स होते हैं, राइट। S P D and F, S P D और F, 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो इसमें हम जो आज करने जा रहे हैं वो होता है 16th ग्रुप। 16th ग्रुप कहाँ पे है? ये है हमारा 16th ग्रुप, राइट। तो 16th ग्रुप में आप ध्यान से देख सकते हो एक चीज़ कि यहाँ पे कौन सी सबसे ऊपर है? ऑक्सीजन की बात की गई है। हम सिर्फ ये ग्रुप करेंगे, ठीक है। बाकी पीरियोडिक टेबल बाद में देखेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पीरियोडिक टेबल लेके आई थी मैं। तो जो 16th ग्रुप की बात हो रही है, 16 में सबसे पहला क्या है? ऑक्सीजन, राइट। सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन की बात हुई है, फिर सल्फर की, फिर Sc की, फिर Te की, फिर PO की। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले आपके पास क्या है? ऑक्सीजन, फिर S, फिर Se है हमारे पास, फिर उसके बाद क्या है? Te ही है, फिर उसके बाद क्या है? PO है। तो इसको याद करने की सबसे पहली ट्रिक क्या है? उस से टेपो। सीधी सी बात है, जो करना है नहीं लर्न हो रहा है ऐसे तो उसको कुछ बना के सीख लो। उस से टेपो बन गया, हो गया। तो इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जहाँ मुझे लगेगा आपको पीरियोडिक टेबल फिर से शो करना चाहिए, मैं फिर से आपको पीरियोडिक टेबल शो करूँगी और समझाऊँगी, ठीक है। तो नाउ कम्स अप विद द 16 ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहाँ हमने देखा 16 ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। उससे टेपो, राइट, डन। फिर जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं, कहने का मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, यहाँ पे चार की बात की गई है। इन चारों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं कि ये क्या है? चैल्कोजेंस है। चैल्कोजेंस एक्चुअल में क्या होते हैं? वो होते हैं एलिमेंट्स जो ओर्स फॉर्म करते हैं। ओर्स किससे फॉर्म होती हैं? इन चारों से, ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर एंड टेलुरियम। ये पहले 4 क्या होते हैं? चैल्कोजेंस होते हैं। सिंपल सी चीज़ पता लग गई। फिर इनमें से जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन। अबंडेंट मतलब होता है कि जो ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ही इजीली ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सी चीज़ होती है? ऑक्सीजन। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पर, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। अब इनमें से ये जो 5 के 5 हमने किए, इनमें से जो सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, सिर्फ एक पोलोनियम को छोड़ के। पोलोनियम क्या है? एक मेटल है। चारों के चारों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। और एक पोलोनियम ही ऐसा है जो क्या है? एक मेटल है। समझ आ गई इतनी सी बात? मतलब सारे नॉन मेटल, बाकी क्या है? मेटल्स। फिर आते हैं इसकी कन्फिग्रेशन की तरफ। इसकी कन्फिग्रेशन क्या है? NH2NP4। अब इसकी कन्फिग्रेशन ऐसी क्यों है? उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि आप देख सकते हो ये हमने 5 किए, उससे टेपो, डन। तो उसमें क्या है? लास्ट में आप देख सकते हो सब में क्या आया है? लास्ट ऑर्बिटल्स कौन से हैं? 2s2 2p4 और सल्फर के क्या है? 3s2 3p4। मतलब एंड में क्या फिल हो रहे हैं? S2 एंड p4। ये आप सब में देख सकते हो, राइट। तो जिस वजह से इसकी कन्फिग्रेशन क्या आ गई? NH2NP4। एन मतलब कोई भी नंबर, यहाँ पे जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसकी कन्फिग्रेशन NH2NP4 क्यों होती है? क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिटल्स किस में एंटर करते हैं? S और P ब्लॉक में। इतना से समझ आ गया? बहुत सिंपल सी चीज़ थी। फिर आते हैं इसके एटॉमिक साइज। अब एक चीज़ आपको करवाऊंगी एटॉमिक साइज की बात, तो आप उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में जाके आप ये चीज़ देखोगे, रुको मैं रब कर देती हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। यहाँ पे
ऑक्सीजन है सबसे पहले, तो जो सबसे ऊपर चीज़ होती है उसका साइज़ हमेशा क्या होता है, छोटू सा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ये इतनी सी चीज़ समझ आ गई। तो मतलब जब बात आई एटॉमिक साइज़ की, एटॉमिक रेडियस की, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है मतलब ऑक्सीजन है, उसका साइज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा छोटा होता है, पहली चीज़। दूसरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी किसकी होती है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। वो मतलब एटम्स की वो क्षमता जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। साइज़ छोटा होगा तो मतलब वो आसपास होंगे दूसरे के, राइट, मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ना। साइज़ छोटा होगा तो सारे एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ही हम नीचे आएंगे उसका साइज़ बड़ा होगा, मतलब सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है, दूर दूर होंगी, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो सीधी सी बात है, नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें पढ़ ली आपने, तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, नीचे आते आते ग्रुप में इंक्रीज़ हो जाता है। ये मेन चीज़ है जो पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साइज़ में क्या फ़र्क पड़ता है जैसे ही हम ग्रुप के नीचे आते हैं, तो आप बोलोगे कि इंक्रीज़ हो जाता है उसका साइज़, ठीक है। फिर एंथैल्पी की बात की है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, नीचे आते आते उसकी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो साथ साथ पड़े हैं, अपर वाला सबसे ऊपर वाला क्या होता है, छोटा साइज़ होता है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उसमें, पकड़ के रखा हुआ उसने। जैसे ही नीचे आते हैं उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिससे एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, दूर हो जाती है एक दूसरे से, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वही है, नीचे आओगे साइज़ बड़ा है तो जिसके वजह से क्या, उसको मेल्ट होने में और बॉयल करने में आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो सिंपल सी बात है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने अभी करवाया आपको, नीचे आते आते उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर आ जाता है कैटेनेशन। कैटेनेशन आप सबको पता है बहुत अच्छे से, आपने कैटेनेशन पढ़ा होगा, +1 में भी पढ़ा होगा। कैटेनेशन क्या होता है कि एक टेंडेंसी होती है एटम की जिससे वो क्या करता है, लिंक करता है, चेन बनाता है। जैसे कार्बन कार्बन आपने कैटेनेशन पढ़ा होगा, इथेन मीथेन ब्यूटेन, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ये सब चीज़ें इसमें ही आती हैं, ठीक है। वो होता है कैटेनेशन, एक दूसरे से चेन बनाना, कार्बन कार्बन की जैसे चेन होती है। तो वैसे ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में भी एक बॉन्डिंग होती है, मतलब हमेशा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कौन सी बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में हमेशा कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल 1 और 2, राइट। और इनकी खासियत क्या है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक वैंडरवॉल होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, इसको इजीली हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड, बिकॉज ऑफ विच ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ गैस, जो जल्दी टूट जाता है इजीली, ऑक्सीजन जिस वजह से एज अ गैस एग्जिस्ट करता है, इसलिए तो ऑक्सीजन एक गैस है, क्योंकि वो इजीली टूट जाती है, बिखर जाती है वो गैस की तरह, ठीक है। फिर एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले हम ऑक्सीजन का बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये बिहेवियर याद हो गया तो ईजिली, मतलब ऑक्सीजन फैमिली ही बोलते हैं हम इसको 16 ग्रुप को, क्योंकि ऑक्सीजन इसका सबसे ऊपर है, हेड हो गया एक तरह का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का बिहेवियर कैसा होता है, ऑक्सीजन स्मॉल साइज़ का होता है, हमने अभी पढ़ा। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, क्योंकि इसमें सिर्फ NH2 NP4 होता है, तो उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। ये 3 चीज़ें लर्न हो गई, समझो आपको इस ग्रुप का आधे से ज़्यादा क्वेश्चन लर्न हो गए, क्योंकि क्वेश्चन ही वो ऐसे बनाकर पाते हैं कि मतलब आपको पता लग जाता है कि ये ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है और हमें यही 3 पॉइंट्स लिखने हैं, बस इससे बाहर कुछ लिखना ही नहीं है अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं। फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आप देख सकते हो। वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज गैस, कि जो एक ऑक्सीजन है वो गैस की तरह क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है, यही 3 पॉइंट्स, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। या आप लिख सकते हो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उसके टूटने की वजह से वो एज अ गैस एग्जिस्ट करता है। ये इसका बहुत ही छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको लर्न कर लो। फिर आती है डाई ऑक्सीजन की बात। अगर ऑक्सीजन तो कर लिया, डाई ऑक्सीजन क्या होता है, 2 ऑक्सीजन, डाया मतलब 2 ऑक्सीजन की बात की गई है। तो O2 क्या है, डाई ऑक्सीजन है। डाई ऑक्सीजन अब बनाना कैसे, डाई ऑक्सीजन तो पता लग गया कि O2 होता है, अब ऑक्सीजन को प्रिपेयर भी तो करना है, तो इसको सिंपली एक मेथड से प्रिपेयर करना है, वो होती है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ देना,
टुकड़ों में तोड़ना। जैसे सिंपल इन्होंने क्या एग्जांपल दी है, KNO3, राइट। तो इन्होंने क्या किया, KNO3 को तोड़ दिया। हमें पहले क्या चाहिए, O2 चाहिए, तो हम पहले O2 एज इट इज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो बचा कुचा हम लिख देंगे, क्या बचा हमारे पास, O2 तो निकल गया, मतलब एक ऑक्सीजन बचा रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, KNO2 लिख देंगे उसको आराम से। तो ये बचा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, हमने तोड़ दिया उसको, बन गई रिएक्शन। नाउ अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डाईऑक्सीजन की, कि डाईऑक्सीजन होता कैसे है। जो डाईऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के बारे में हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वो इंपॉर्टेंट है, वो आएंगी भी। डाईऑक्सीजन की भी बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो देखने में कैसा है, वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। कलरलेस मतलब उसका कोई कलर नहीं है, टेस्टलेस मतलब उसका कोई टेस्ट नहीं है, ऑर्डरलेस उसकी कोई खुशबू नहीं है, ठीक है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, पानी में जल्दी घुल जाता है। फिर इट रिएक्ट विद ऑल द मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट नोबल गैस, ये हर तरह के मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बट कभी भी नोबल गैसेस के साथ नहीं करता। नोबल गैसेस मतलब 18th ग्रुप वाले एलिमेंट से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। बाकी सारे पीरियोडिक टेबल में आप कोई भी लिख सकते हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब केमिकली वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर लैब्स में बात की जाए तो रिएक्शन विद मेटल, सबसे पहले हम O2 डाईऑक्सीजन को मेटल से रिएक्ट करेंगे। मेटल मतलब कौन सा लिया इन्होंने, सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, Na+O2, क्या मिला, Na2O2, मतलब सोडियम पर ऑक्साइड हमें मिला जब हम रिएक्ट करेंगे। फिर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, सिंपल कार्बन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। सिंपल H2 को O2 से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, पानी बन गया। ये एरो थोड़े से मिसअप हो गए, इसको ध्यान दे लेना। कार्बन को ऑक्सीजन से किया तो 2CO बन गया। सिंपल ऊपर वाला वाटर बन गया, नीचे वाला कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। सिंपल C के साथ किया और सिंपल हाइड्रोजन के साथ किया, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है जी। फिर आती है यूजेस ऑफ डाईऑक्सीजन। अब जो डाईऑक्सीजन है वो यूज़ कहाँ पे होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अब इसको काम कहाँ आती हैं। पहला ये काम आता है रॉकेट फ्यूल्स बनाने में। जो रॉकेट्स आप सबको पता होगा, उसका जो फ्यूल होता है, तेल होता है, जैसे हम डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं ना अपनी कार में, तो जो डाईऑक्सीजन होती है वो रॉकेट्स में डाली जाती है, ठीक है। फिर इट इज़ यूज बाय माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स कौन होते हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं। आप सबको पता है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से लोग क्या करते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं जो, वो क्या करते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, जो सिलेंडर लेके जाते हैं, राइट, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो उसमें क्या होती है, डाईऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन, ताकि उनको वहाँ जाके सांस आ सके, ठीक है। फिर ये होती है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज़। मेटलर्जिकल मतलब मेटल्स की जो बात की गई है, गोल्ड सिल्वर वगैरह, जब पॉलिश वगैरह करवाना हो उनको, उसमें यूज़ की जाती है डाईऑक्सीजन। फिर आता है ओजोन। ओजोन क्या होता है, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है कार्बन का, मतलब कार्बन का ही एक हिस्सा होता है। आप सबको पता है डाईऑक्सीजन O2 होती है, ऑक्सीजन O होती है, तो ओजोन क्या होती है, O3 होती है। ओजोन आपको पता है एक ऐसी लेयर होती है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे, अल्ट्रावायलेंट रेज से। कि जैसे ये हमारा अर्थ है और ये वहाँ से रेज आ रही है अल्ट्रावायलेंट, और तो जो ओजोन होती है ना, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है हमेशा, ताकि जो हमारे अर्थ पे ज़्यादा गर्मी भी ना हो और ज़्यादा ठंडी भी ना हो। अगर अल्ट्रावायलेंट रेज ज़्यादा हो जाए, मतलब धूप एकदम से जब आपके फेस पे पड़ती है, आपको पता है आपका फेस ख़राब हो जाता है, तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए ना अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन, तो आपको स्किन डिसीजेज़ या कैंसर भी हो सकता है, राइट। और इसके आगे ये हमने डाईऑक्सीजन पढ़ा, ओजोन पढ़ा। ओजोन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। अगर कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए मेरे से तो मैं आपको उस टॉपिक पे भी स्लाइड बना के समझा सकती हूँ ईजिली फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।